मज़ा फाउंडेशन और इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की ओर से आयोजित आज कविता के इस 35वें सत्र में आपका स्वागत है। ये पहली बार है मेरी ज़िंदगी में कि मैं ऐसे 5 कवियों को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिनसे मेरी पहले कभी मुलाकात नहीं हुई। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। देखना क्या क्या होता रहता है, ये भी सही। दूसरी बात यह है कि इससे इस कड़ी में 108 कवियों का कविता पाठ हो जाएगा। तो मेरे मन में कहीं एक कोई बैठा है जो कहता है बहुत हुआ, और दूसरा कहता है कि अगर 108 का हुआ तो फिर रुकने की क्या जरूरत है, बढ़ते चलो। बहरहाल ये जो 5 कवि हैं आप देख ही रहे। मैं पहले तो उनसे आग्रह करता हूं कि वो यहाँ आ जाए, अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। आइए, केशव तिवारी जी, विजय राही, हरे प्रकाश उपाध्याय, आमिर हमजा और सत्यव्रत रजक। मित्रों, जैसा कि आप जानते ही हैं, कविता यूं तो ज्यादातर पढ़ी जाती है, लेकिन कविता पढ़ने के बजाय जब सुनने का अवसर होता है तो उसमें कुछ ऐसा होता है। एक तो कवि की आवाज़, उसकी भंगिमाएं, हो सकता है थोड़ी बहुत नाटकीयता, जैसे मैं यूँ त्यों हाथ करता रहता हूँ, और सबसे बड़ी बात ये कि वो कविता के पीछे यकायक एक मानवीय उपस्थिति की गर्माहट अनुभव होती है। तो उससे शायद ऐसे अर्थ खुलते होंगे जो सिवा वैसे पढ़ने पर न समझ में आते होंगे। अब दिल्ली में ये ठंड का प्रभाव है कि प्रदूषण का प्रभाव है कि हिंदी में दिल्ली में बढ़ती कविता में अरुचि का प्रभाव है कि इतने कम लोग आए। आमतौर पे इतने आ जाते थे कि ये भर जाता था। तो बहरहाल मुझे किस्सा याद आता है कि एक बार मल्लिकार्जुन मंसूर से किसी ने पूछा कि आप जब गा रहे हों, सामने वाला ठीक समय पे दाद देने को बैठा हो, तो इससे आपके गाने में कोई फर्क पड़ता है? न। अरे बोले, ये तो अभी हमारा झंडा थोड़ा ऊपर हो गया है तो लोग आने लगे। पहले मेरा नाम अनाउंस होता था हॉल खाली, और मैं खाली हाल में भी गाया हूँ। मेरा काम है गाना, उसका काम है सुनना। सुने तो ठीक, न सुने तो हमें क्या फर्क पड़ता। तो बहरहाल आज जो कवि हैं उनमें केशव तिवारी हैं बांदा से। उनकी 4 कविता की पुस्तकें हैं। इस मिट्टी से बना, आसान नहीं विदा कहना, तो काहे कम मैं, नदी का मरसिया तो पानी ही गाएगा। और उनकी कुछ कविताओं का अनुवाद अन्य भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में भी हुआ। और मुझे आज ही पता चला कि वो हिंदुस्तान यूनिलीवर में सीनियर अफसर के पद से रिटायर हुए हैं, स्वेच्छा से। स्वेच्छा से कोई रिटायर होता है आजकल, वो भी यूनिलीवर से। बहरहाल विजय राही दौसा राजस्थान से। उनकी कविताएं हंस, तद्भव, वर्तमान साहित्य, मधुमती, सदा नीरा, समालोचन, हिंदी नामा आदि अनेक पत्र पत्रिकाओं में छपी हैं। वो कानोता में पढ़ाते हैं और उनको
मैंने तो इनके नाम नहीं सुने हैं, पर अच्छे ही होंगे। दैनिक भास्कर राज्य प्रतिभा खोज प्रोत्साहन पुरस्कार, इतना बड़ा नाम है ससुरे का। हाँ? और दूसरा कलमकार मंच, तो इनके पुरस्कार मिले हैं। हरे प्रकाश उपाध्याय लखनऊ से हैं, मूलतः पत्रकार थे, लेकिन आजकल एक मंतव्य नाम की पत्रिका भी आप ही निकालते हैं। हाँ, रश्मि प्रकाशन संस्था की शुरुआत की है। उनके 3 कविता संग्रह प्रकाशित हैं, खिलाड़ी दोस्त और अन्य कविताएं, बखेड़ापुर और नया रास्ता। हाँ? बखेड़ापुर उपन्यास है। ओह अच्छा, हमको किसने लिख दिया? नहीं, उपन्यासी लिखत, मैं गलत पढ़ गया। उन्होंने अंकुर मिश्र स्मृति पुरस्कार, हेमंत स्मृति सम्मान और ज्ञानपीठ युवा लेखन पुरस्कार मिला है। आमिर हमजा, उनकी भी कविताएं, वो दिल्ली से हैं और उनकी कई कविताएं प्रकाशित हैं। उनका एक संग्रह भी निकला है, क्या फर्ज है, उनकी किताब है, क्या फर्ज है कि सबको मिले एक सा जवाब, समकालीन हिंदी कवियों की लिखत, जो हिंद युग से प्रकाशित है। और वो JNU में इन दिनों शोध कर रहे हैं। और हमारे सबसे युवा कवि हैं सत्यव्रत रजक, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी ऑनर्स BA कर रहे हैं। और आज अभी मुझे उनकी कविताएं समालोचन, वागर्थ, मधुमती आदि में प्रकाशित हैं। और अभी मुझे पता चला कि वो जोरा मौरा गांव, जिला निवाड़ी, मध्य प्रदेश के। और उनका चुनाव करते समय मुझे ये पता नहीं था कि वो मध्य प्रदेश के हैं, तो इसमें कोई पक्षपात नहीं है। बहरहाल खेल का नियम ये है कि हर कवि 15 मिनट पढ़ेगा, कोई रोकेगा नहीं, लेकिन अगर उसने सीमा का अतिक्रमण किया तो हम सबकी भौहें तन जाएंगी। और दूसरा ये है कि अब मैं बैठ जाऊंगा श्रोताओं में ही, तो मैं बारी बारी से आपको बुलाऊंगा नहीं, आप यहाँ से चल के वहाँ तक पहुँच जाइए। तो आपसे शुरू करते हैं। शुक्रिया सर, रचा फाउंडेशन का आभार, शुक्रिया। कुछ कविताएं पढ़ूंगा, चूँकि समय ठीक ठाक है तो पढ़ देता हूँ कुछ कविताएं। हाँ, तो पहली कविता है अपरदन की विज्ञप्ति। एक दफन किया गीत और नैहर की कोयलें, पामाल होती तिलचट्टे की आँखें, उतर आई भूख के रिरियाए माथों की इच्छाओं के आंदोलन अनाधिकृत नहीं है। यूं तो माजरत नहीं हूँ, लेकिन कड़वा और दीर्घ होना अनुलोम है। इसलिए भी याद रखने को कुछ लक्ष्य गिन लेता हूँ, जैसे मिठाई की दुकान और इजराइल का युद्ध, जैसे अमेरिका का चुनाव और जन्मदिन की तारीख, मृत्यु दर और गरीबी रेखा की रिपोर्टें, प्रलाप और पर्वोत्सव, अपराध और नीति श्लोक, सोते हुए का यह वाक्य कि सरकार और पूंजी से महंगी नींद है के बाद भी हींग और इत्र विषाक्त नहीं है। अनागरिक होना अपरदन नहीं है, नागरिक होना शुभ सूचना नहीं है। खुद को महसूसना उतना ही उत्तेजक है जितना चहचहाहट के बाद चिड़िया का मरना। घड़ी में बज रहा है हमारा सबसे कीमती अभाव, आंखें झूल रही हैं ढीली खाल पर, चाय पत्ती के बढ़ते रेट, मैली होती कुर्सी, दोनों ने कभी सवाल नहीं किया। एक हम शक्ल की खोज के सिवा हम ऐसा क्या जुटा लेंगे जो तुम्हारे लिए इत्र हो और मेरे लिए हींग की जगह काम आ सके। हम कहों से होकर अपनी दर्द और देह को अगली सरकार, शुभेच्छाओं और पहाड़ों के नाम करते हैं। अगली कविता है विशाल में प्रवेश। इतनी विशाल महानगर की गली अशुक्त बू कुत्तों और सहिष्णुओं से भर गई। इतनी विशाल में क्या है कथन और कथरियों से तख्त पीठें। इस विशाल में कसेली मूर्छाएं कब असहमत होकर निराकार चाकुएं बन जाएं।
जो अचानक से इतनी सुलभ निष्कर्ष पर पहुंच सकती हैं कि निष्प्रह और संदर्भहीन होने को महानगर की चाही गली भी चोर मालूम पड़े। जीवन की निरपराध उम्मीद, प्राथमिकताओं की नोची ईमानदारी, आसक्ति का सारा समाज लेकर लोहे की किस बालू में सरा दूं? उनका क्या होगा जो घुटनों के दर्द की तरह रोज याद नहीं आए? उन स्त्रियों की उत्तर कथाएं कहाँ गईं जिनमें असंख्यों ने डूब डूब कर पवित्र होने की डुबकी लगाई? जिनके घाटों पर रेहड़ियों के सामान और मालाएं बिकती रहीं। ढांढस और ढलान के लिए फिलहाल सारे अवरोध अनुपलब्ध हैं। पलाश, बसंत, पतझरी ऋतुओं के बजाए लगभग कट चुके प्रतीक लेकर कब तक सुन्न सूख हृदयों को कुरेदूं? जमा पूंजी में गद्य बंगत बीमारियों में खपाई दवाओं के खोखे, डिप्रेस्ड सोसाइटी के तेल में छने नारे, घर से आते प्रत्याशित कॉल, चाबियों के छल्ले, व्हाट्सएप के स्टेटस, बोतलों में सड़ चुके पानी के अतिरिक्त इतना पानी नहीं है कि नीलेपन में झांकूं तो कोई परछाई उभरे ही। लेकिन उन कटे हुए बालों का क्या होगा जो मेरे थे, जिन्हें आगे से मोड़कर आईना माबूद की तरह देखता था। रात का लाल चांद उलगुलान की तीली कान में चुभोता है। अचानक कौंधती प्रज्ञा मुझे नहीं चुन पाती। इतनी संकरे और असमतल देहयानों से होकर ढाबों की लालसाएं और लिप्तताएं अवैध होना चाहती हैं। हमारे बीच सब कुछ है सिवाय एक मृत्यु के, जिसे तमाम सहमतियों के बावजूद भी आने नहीं देते। मुझे उस मनुष्य से बचना है जो गुलमोहर की छाँव में इस साहस के साथ सोता है वह स्त्री की याद को भुला देगा। मुझे डराता है दूधों से नहाई ख्वाहिशों ने पनीले गद्य में फंसाकर बाग की जाली चार क्या चुनूंगा फिर? लाल बत्तियों पर खाली होता है विशाल, जल स्मृतियां हैं कंधों पर पड़ती पीली स्ट्रीट लाइट। दिन भर के गद्य अबाक के सब झुलसाते अस्थियों में आसुत होकर टूट रहे हैं। महानगर की दीवारें मूत और मेहनत से समांतर रंग चुकी हैं। खेद से कतराते हुए हर चौथी सीढ़ी पर टोकती आवाज मेरी नहीं है। पुराने प्रायश्चित नहीं घेरेंगे मेरी लेटी घटनाएं। सांप तो मुझे दूध पीने के भ्रम में घेरो, मार दो लाठी से। अगली कविता है बसंत में मरे लोग। दुनिया के अहातों में जब घुस रहा था कोमल बसंत, लोग जब काम छोड़कर छुट्टियां चाह रहे थे, विभागालय फूलों से तुल रहा था, कौपलें निकल रही थीं, फाड़ती वृक्ष, बच्चे सुबह के इंतजार में थोड़ी जल्दी उठ गए थे। सब कुछ गुलाबी और रुएदार सा स्वप्न देह पर झलक रहा था। अचानक एक धमाके की आवाज आई। बच्चों ने छतों से देखा धरती का उखड़ता मलबा और सिर घुटनों में छुपाकर बैठ गए। लोगों ने दरवाजे खोले तो सामने थे मिसाइल केंद्र, बारूदों में भीगे सैनिक हताहत कुचल रहे थे दृश्य। तुम नहीं जानते थे क्यों हो रहा था। ये दो शासकों का हट था, दो शासकों की लड़ाई कब देश की लड़ाई बन गई तुम नहीं जानते थे। कब तुम मिसाइल की नोक पर थे तुम नहीं जानते थे। तुम नागरिक थे, तुम बसंत जानते थे, तुम नहीं जानते थे दो शासकों की कानाफूसी। तुम दो आलू जानते थे, तुम दो आलूओं का पकना जानते थे। अगली कविता है खारिज उपसंहार। ये जो मेरे लोग हैं जो अपनी मूठ में रेत और रागी साथ लेकर चलते हैं, उनकी एड़ियों में सारी उम्र लोहे की नालें ठुकी रहीं, जबकि मरे तो नथुनों में कपास भर दिया गया। क्या यह उनकी इच्छा थी? मेरे लोग प्रधानमंत्री को याद नहीं करेंगे कराहते हुए, वे लोक देवी को पुकारेंगे। लोक देवियाँ या तो सावर मंत्रों या फिर चबूतरों में अतसमाई जमी होंगी। बैलगाड़ी के उतरे पहिए पर कुत्ते मूत कर चले जाते हैं, चुपचाप रहते हैं गाड़ी बैल और गाड़ीबान। प्रधानमंत्री है जो किसी कीमती चट्टान से बना है, कोई मौसम उस पर सबूत नहीं छोड़ता, न कोई घाम उसे दरकाता है। उसकी शुद्ध मुहफट तमीजें दम घोंटती बीमारी के सामने राष्ट्रवाद जैसी अफवाह। उसके रक्त के सुखन बूचड़ खाने पर झंडे के रंग की जंग। उसे कचनार के फूलों में उफनाए मकड़ियों के जाले नहीं दिखते। वह गर्म आलूओं को फूंक फूंक कर खाता है,
ठंडी चाय को तीली से सुलगाता है। वह है तो प्रधानमंत्री, हमारे बीच आते हुए हमारे मैदे का फराक दिल आटा बन जाता है। अतः कोई नहीं है मेरे लोगों के लिए। सारी प्रतिज्ञाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंसें अपने नेता की अमरता के लिए समुद्र मथने को चली जाएंगी। अतः कोई नहीं होगा मेरे लोगों के लिए। कोई नहीं होगा जो नदी से उलीची मछलियों की टोकरी लाएगा, नाव सराएगा हौले बाग की तरह, कठफोड़वों के घोंसलों में भर जाएगा पानी, और नैना नहीं होगा किसी युवती का नाम। अनचाही जगहों पर लोग मृत्यु को अवस्या की तरह छोड़ आएंगे। वहशत भरी तसाल से निवृत्त होकर खुद के व्यूह में तितर जाएंगे। गोया पारधी चुगने को चुनिंदा दाने डाल देते हैं और मारने को अनाधिकृत नाट्य कामनाएं। समुद्र मतकर अधिनायकों के वाक्य अपने अपने हाथों में अमृत कलश लेकर लौट रहे हैं। हुकूमत करते हुए भी नहीं उकताएंगे, बस वे हुकूमत के नाम से छींक भरेंगे। एक साफ जगह छिड़क देंगे वे सारा जुकाम, कहेंगे हाँ मौसम खराब है। सजायफ्तों ने नुक्ते उठा उठाकर एस्ट्रोनॉमी डिपार्टमेंट खोल लेंगे। अधिनायकों के रिटायर्ड बाग बोगनवेलिया और यूकेलिप्टस के गुणधर्म पढ़ाएंगे। सारे कर्जिया अपने तखल्लुस पहुँच कर पढ़ने जाएंगे सुप्रभात। जिसके पास होगा मुद्रा भंडार वह बनेगा सबसे बड़ा प्रेरक वक्ता, ऊंचा भाषाविद। बीच बीच में कह देगा एक सहमत चुटकुला, बात उंगलियां फेर बदल कर लौट जाएगा ऐशगाह में। हमें अपना काम होशो हवास में करना चाहिए, लेना चाहिए धैर्य से काम, उम्मीद पर रहना चाहिए कायम, घुटनों के बल करना चाहिए व्यायाम। हमारे लोग घड़ा बनाएंगे कुफ्र से, वे बुत परस्त हो बैठेंगे अपने मायनों में। जूतों से धूल निकालते हुए यह हाल पर रूमाल रगड़ेंगे। उनके बच्चे फूटे घड़ों को बजाएंगे, औरतें उनमें आग जलाकर तापेंगी। अधिनायकों के गुर्गों में कोई हमारे लोगों के बीच आएगा, मरियल सफाफ हालात देखकर हमारी पीठ मलेगा। जिसे कृतज्ञता का रिपोर्टर समझ बैठेंगे हम में से अधिकांश, या मरमेड की आधुनिक अवतारी। या तो हमारे लोगों का चमड़ा ढोलकों पर मरता रहेगा, उनसे अनगिनत ढोलकें बनाई जा सकती हैं, या फिर सबसे सस्ते तेल में बदलते जाएंगे जिसमें तले जा सकें सस्ते समोसे। हमारे लोग बहुत बुरी तरह से मारे जाएंगे। उम्र के अंतिम दिनों खुद के ही नख नोचते वे व्यर्थ की यूटोपिया में फंसकर मरेंगे। मछली की रीढ़ की तरह वे किसी सतह को न चूम सके, न कोई स्पर्श से अलहदा हुए। इस तरह से जल जाएंगे और अपनी स्तुतियों में वे ही नहीं होंगे साक्षी। अतः मेरे लोगों के लिए कोई नहीं होगा। तालाब के तारों पर बैठे फाख्तों के लिए उछलती मछली की कोई भूख नहीं है, लेकिन इन बुत परस्तों के लिए हर गिरती हुई पत्ती पुरानी खोई कीमत है। मेरे लोग अपने गीतों में दोहराएंगे मरसिया, किंतु राजा की भौं जरा भी नहीं कुमलाएगी। वह तब भी लुंगी में हठहठी चपाए बैठा रहेगा। अतः मेरे लोगों के लिए कोई नहीं होगा। ये मेरे लोग ईश्वर के आकार में सर झुकाते बिना नोहा या अवकाश उजड़ जाएंगे, अप्रासंगिक रहेंगे जैसे पराजित राजा की शेरवानी। पुनश्च उनका कोई जन कभी उठेगा तो दांत खुजाते बीमार पोते पर दूध मिलेगा। इंसाफ के लिए अच्छी नींद और देसी नुस्खे लेने के बाद सभी अपनी जांघों पर दादें ढूंढने लगेंगे। वे अकाल देश में चलती पछुआ हवा की तरह साएं साएं जवान देह में सो जाएंगे, मानो उनकी शुष्क छातियों पर कोई कीड़ा ना बिलाता हो। जैसे चुपचाप वे धसक चुके गृह युद्ध के बाद नींद ले रहे हों, उसी तरह झाड़ियों से उतरती संध्या में रुचि रखने के अधिकार से मर चुके हैं। चुपचाप वे फटी हुई पैंट में रोटियां लपेट कर रख देंगे ताकि उन्हें ठंडा होने से बचाया जा सके। चुपचाप वे हंसियों से सब्जी काटते हुए अंगूठा कतर लेंगे। चुपचाप वे दारू के बीमार हो उठेंगे। चुपचाप उन्हें अपनी बाई याद आएगी और चुपचाप वे नव विवाहिताओं की ओर से मुँह घुमा लेंगे। चुपचाप वे अपनी बदबूदार कांखें और दाढ़ी खुजाते खुजाते ईंट ढोएंगे। एड़ियों में सरसों का तेल मलते हुए मछली खाने की चाह जगेगी। सबसे बूढ़ा आदमी उठकर हाथ चल लेगा।
भुनी मछलियों की काली थैली और नौनिहालों को नारंगी जलेबियां लटकाए लौट आएगा। इस तरह ही पछुआ की हवा भी अझंकृत देह गंधों में सूख जाएगी। हमारे दूधिया सपने फलक का चांद बनकर लटक गए। हमारा पुरजोर प्यार दादुरों का राष्ट्रगान, हमारी चादर पुरानी चंद मैली नकदी, यानी हमारी महत्वाकांक्षाएं हमारे मरसिए के बीच हमारी तंबाकू मल रही हैं। हमारी एकजुटता हमारे ही बीच से गुल हो गई स्ट्रीट लाइट। हमारी आखिरी उम्मीद दुर्वासा की लीद, हमारी गुलमोहरें हमारे ही सर पर थप्पड़। हमारी सारी आंखें राजा के कुल एक्वेरियम का नीलापन है। सुखों की चिड़ियाँ अपनी चोंच भरकर किस पहाड़ पर बीट करेंगी, कौन कीड़े उनमें थपकर सड़ जाएंगे। मेरे लोग किस भूकंप के इंतजार में सारे घर उठाकर कहाँ ले जाएंगे। जो आज गिरे और टूट गए, उनकी बिल्लियों के मुँह चूहे दाने फंसे मिलेंगे। ये युद्ध के दिन है तो मैं फ़लस्तीन से शुरू करता हूँ। पहली कविता है, इसका उन्वान है नकबा 1948। कभी एक जगह हुआ करती थी, सपनों की जगह, तितलियों की, होने की, चलने की, संसार रोशनी में महताब की, जहाँ कुछ दरख्त जैतून के, कुछ परिंदे, आँख भर उम्मीदें, कुछ कम बुझे मुरझाए फूल, एक अटका पत्ता पीले हरे की कशमकश में, गाल भर पानी और दो हाथ एक दूसरे का भरोसा बनते हुए। उस साल बारिश बहुत बहुत हुई खून की, उस साल परिंदे हवा में गुम गए, उस साल दरख्तों पर जैतून के हरा न आया, उस साल फूलों को खिलना नसीब न हुआ, उस साल हाथों में बंदूक थामे सरहदें खींची गई, उस साल एक मलंग के मुंह से बद्दुआ का सोता फूटा, उस साल एक परिंदे ने एक परिंदे को परवाज न करने की कसम दिलाई, उस साल और फिर यूं अब हर साल फ़लस्तीन इंसानियत के चुक जाने के दौर का किस्सा हुआ एक। दूसरी कविता है जंग खाई चाबी, तमाम फ़लस्तीनी अवाम के लिए। एक चेहरा मुझे पीछे की ओर ले जाना चाहता है, खामोशी से घूरते, उसी बेहद कम पीली रोशन जगह में, जहाँ कुछ सीढ़ी उतरती और चढ़ती है, कुछ देह लथपथ खून से, काला लिबास पहने मातमी। यह बुर्का नहीं है, उस जैसा कुछ भी नहीं। कुछ चाय भरे हाथ है मेरे गिर्द, घड़ियों की कैद से आज़ाद, खाली कुछ लोग हैं मेरे गिर्द, इतने भी नहीं लेकिन मुब्तला कत्ल का इरादा दिल में लिए। फिसलन भरा फर्श, जहाँ खड़ा होना ईमानदारी और बेईमानी के बीच का कोई नाम है जो मैं नहीं जानता। कुर्सी पर चुपचाप बैठी है एक देह, जिसका लिबास काले से कुछ दूर का है। बंद कमरा, यही चेहरा, हाँ बिल्कुल यही। यह अभी उतरती हुई रात का ख्वाब है। यह ख्वाब ज़बानी में कह नहीं सकता, लिख सकता हूँ। होंठ सिले जा चुके हैं, दरवाज़ों को खा गई हैं दीमकें, ज़मीन सुर्ख रंग से सनी है, पत्थरों से पहरे की बू आती है, दरबान चौकस हैं। लिख सकता हूँ यकीन एक मर चुका शब्द है, दफनाए जाने से बचा हुआ, उम्मीद एक बैठी हुई कब्र का नाम, नाउमीदी से भरा हुआ। और फ़लस्तीन अब भागते हुए साथ ली गई जंग खाई चाबी एक, जिस पर जम गए खून से लिखा है घर। दुनिया के कान भीतर बैठी खून चूसती चीचड़ी। दूध खिंडे कटोरे के पास पड़ी एक बिल्ली, कूड़े के ढेर पर पड़ा एक कुत्ता, सड़क के बीचों बीच टायर कुचली एक गिलहरी, पिंजरे बाहर टूटी गर्दन लटकाए एक तोता, तार पर लटका एक उल्टा कौवा। कैसी ये दुनिया?
रात भर पुरुष देह से नुची, एक स्त्री देह की चीख, पति से पिटती पत्नी का बिलबिलाता हुआ चेहरा, फुटपाथ पर मुर्गा मछली भात बेचती लड़की के राख हुए सपने। कैसी ये दुनिया। पव्वे का ढक्कन खोल, जमी को भोग लगाता शराबी एक, लाश से उठती बदबू के गिर्द भिन भिनाती मक्खियां अनेक। सभ्य समाज बालकनी में अखबार फेंकता, अखबार वाला कम उम्र लड़का एक, अपनी रफ्तार से देश परदेश उड़ते जाते हवाई जहाज अनेक। कैसी ये दुनिया। आधी देह लकवा मारा दुख जताता, एक बूढ़ा कहता है गड्ढे में गर नहीं डाल सकते हो मिट्टी, कह तो सकते हो गड्ढा है। ऐसी ये दुनिया। इस कविता का उन्वान है माँ, कब्र और कब्रिस्तान। कोविड महामारी में मेरी माँ का इंतकाल हो गया, तो उसके बाद मैं कई कविताएं मैंने माँ पर लिखी हैं अपनी, तो उसमें से एक कविता है माँ, कब्र, कब्रिस्तान। यह अप्रैल का कोई दिन है दोपहरी भरा, मैं अपनी माँ के गांव किनारे कब्रिस्तान में खड़ा हूँ। मेरी माँ के गांव किनारे कब्रिस्तान, बाहर कुछ मिस्त्री एक घर की मरम्मत कर रहे हैं। झुर्रीदार चेहरे कुछ कब्रिस्तान की जालीदार चार दीवारी से दिखती टीले वाली मस्जिद के चबूतरे पर बीड़ी के धुएं बीच ताश खेल रहे हैं। एक दहका कांधे ऊपर फावड़ा रखे खड़ंजे खड़ंजे सिर झुकाए खेत से घर की ओर चला जा रहा है। खूंटे बंधी भैंस रंभा रही है। यह अप्रैल का कोई दिन है दोपहरी भरा। मेरी माँ के गांव किनारे कब्रिस्तान भीतर महज एक कब्र पर दुनियावी तारुफ कराता उर्दू लिखा कतबा है। कब्र खोदते थके गोरकन की देह से चुआ पसीना है। बूंद बूंद गिरता जाता सरकारी नल का पानी है। रोशनी बीतने का इंतजार करती छिपे खो में मुर्दा खोर बिज्जू की आंखें हैं। आराम फरमा जुगनू है, छूट गए की यादें हैं, सूखे गम के आंसू हैं, फातिहा पढ़ते होंठ हैं, ठहरी हुई दुआएं हैं, पुरानी पड़ी कब्रें हैं। घंटी बंधी बकरियां भूरे सफ़ेद गहरे रंग की हरा चरने में मशगूल हैं। मृत्यु भय से अनजान चरवाहा बच्चा घूमता पीछे पीछे चरता देखने में मसरूफ है। मेरी माँ के गांव किनारे कब्रिस्तान भीतर बीते कई बरस से मेरी माँ सुपुर्दे खाक है। सुपुर्दे खाक है कि ज़मींदोज़ है। मेरी माँ की कब्र सिरहाने शीशम का एक पेड़ खड़ा है। मेरी माँ की कब्र छाती ऊपर एक पेड़ पड़ा है। मेरी माँ की कब्र ऊपर घास उगी है। मैं अपनी माँ से मुखातिब हूँ कि रुआसा हूँ। मुझे हिचकी आई है, मुझे माँ की याद आई है। माँ थी तो कहती थी हिचकी कब्र की पुकार है। कहने को कहती थी कब्र कर सब्र एक दिन तुझी में आना है। यह हिचकी माँ की पुकार है। यह अप्रैल का कोई दिन है दोपहरी भरा। मेरी माँ के गांव के कब्रिस्तान गिर्द कुछ सुनहरे खेत हैं। मेरी माँ के गांव के कब्रिस्तान गिर्द खेतों में इन दिनों गेहूं पक रहे हैं। भूखे पेट दूर देश की राजधानी में अभी किसी ने दम तोड़ा है। इस कविता का उन्वान है ख्वाब निगार। हम कभी नहीं मिले, हमने कभी बात नहीं की। गुजरे हैं जरूर कई कई बार कई बरस करीब से, कंधे बचाते हुए देखना अपना छिपाते हुए। उसे गुलाब पसंद है सब रंग जानता हूँ, मुझे उसका गुलाब को पसंद करना पसंद जानता हूँ। मुझे गुलाब से कोई लगावट नहीं, उसे फूल देने से है। मुझे गुलाब से कोई गिला शिकवा नहीं, उसे अब तक फूल न देने से है। गुलाब खिलता रहे, उस पर रंग सुर्ख गुलाबी जर्द खिलता रहे। गुलाब छूते हाथ उसके परनियाँ खिलते रहें। मैं ख्वाबी दुनिया का चाहकार हूँ उसका, मुलाकात से अब तक महरूम रहा आता हुआ। मैं अपनी पहली सामने की आंखों की मुलाकात में उसे ख्वाब की पहाड़ी के सीने पर उगे फूल कुछ जंगली जामुनी देना चाहता हूँ, गुलाब नहीं। बेशक गुलाब भी फूल ठहरा, राजा ठहरा फूलों का, मुझे राजा से कोई प्यार नहीं। पिछले बरस से पिछले बरस
ख्वाब की पहाड़ी से मैंने एक खत में लिखा था उसे, एक कटे हुए पेड़ के बचे से लिपट कर एक राहनवर्द आज भी तुम्हारे प्यार में आंसू भर भर रोता है। तुम इसे एक सुखनवर की रुलाई की कविता कह सकती हो, या अब तक न पहुँचे चाहकार के खत का सब्र, कैसे कह दूं याद नहीं तुम्हारी अब। क्या बात। अगली कविता है विदा निगाह। हमारे दरमिया महज दो नाम का रिश्ता बाकी है, यह एक उसका नाम है एक मेरा, मुलाकातें नहीं हैं। इतना ज़रूर है कि किसी बुझी बुझी सुबह या एक खाक हुई शाम में हम कभी कभार एक दूसरे को याद कर लेते हैं, इसका पता आंसू देते हैं। मैं उसे चाह से ख्वाब कहता था, अब एक नानिबाह ख्वाब। अभी कुछ रोज़ बीते उसके अजीज़ नेरुदा की पैदाइश का दिन था, मैं उसकी आँखों को नेरुदा की हिजरत की बुनाई कहता था। कल खूब खूब बारिश हुई, कल मैं उस जगह गया जहाँ हम आखिरी बार मिले थे, आखिरी बार मिले थे कि बिछड़े थे। कल वहाँ पत्तों की देह गीले की ठिठरन में कैद थी, कल वहाँ किवाड़ पर एक सांकल छूने की चाह लिए जी रही थी, कल वहाँ दीमक चाटे दरख्त पर उजाड़ का बसेरा था, कल वहाँ खाली एक बेंच पर बेचैनी का साया था, कल वहाँ बारिश भरे आसमान में एक चिड़िया अपनी उड़ान में थी, बारिश का पानी उसे गिरा न सका, चिड़िया के पास पंखों का भरोसा था। मैंने अपना सिर आसमान में उठाया और जोर 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 से चिल्लाया, ऐ खुदा कभी किसी के साथ पर अलविदा के जख्मों की नज़र न लगे, मेरे देश में साथ के हत्यारे हरदम ताक में हैं। और एक आखिरी कविता, इस कविता का उन्वान है लानते कविता जहाँ तक पहुँचे पहुँचे। वे अच्छे कवि नहीं थे, अच्छे कवि होने की तमाम प्रचलित परिभाषाओं में स्वीकृत वे समझदार थे। दुनियावी जालसाजी से भरपूर उनकी लगभग कविताएं बकवास होने की संभावनाओं से भरी हुई थीं। उनका अपना कहन था, मुखोटा लगाए बाँचता हुआ फरेबी ज़बान, यह शब्दों को वाक्यों में बेवजह खर्च करना था। वो बारिश पर लिखते बारिश से दिखते थे, बावजूद इसके वो बारिश नहीं थे। वो फूल पर लिखते फूल से दिखते थे, बावजूद इसके वो फूल नहीं थे। उनकी कविताएं कांटों की तौहीन थी। वो सड़क पर चलते लेकिन सड़क का भयावह उनकी कविताओं का विषय नहीं था। वो अखबार पढ़ते लेकिन अखबार की मवाद उनकी कविताओं का विषय नहीं था। वो रेड लाइट होने पर सड़क के बीचों बीच करतब दिखाते बच्चों से वाकिफ़ थे। बच्चों की आंखों में गरीबी का स्याह लेकिन उनकी कविताओं का विषय नहीं था। वो फ़लस्तीन पर इसराइली हैवानियत से वाकिफ़ थे। मृत पड़े बच्चे के हाथ चूमती माँ के आंसू, अपने नन्हे बच्चे के पैर का विदा रूपी बोसा लेते बाप की रुलाई, कफन में लिपटे एक 5 वर्षीय बच्चे मोहम्मद हनी अल जहर का मुंह खोले तकना आसमान को, माँ के गर्भ में बच्चे जो जन्मे असमय मृत, अभी अभी दफनाए गए बच्चों की कब्र की ताज़ा मिट्टी, बमबारी में ध्वस्त हुए लोगों के चीथड़े, अब न जिनके हाथ बचे हैं न पैर, कफन से भरा मैदान जिसे फलों फूलों से भरा बगीचा होना था, खून सने खूब खूब चेहरे जिन पर लिखा है बेकसूर, लेकिन उनकी कविताओं का विषय नहीं था। वो यूक्रेन से वाकिफ़ थे, दर्द विस्थापन का, लेकिन उनकी कविताओं का विषय नहीं था। वो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बलात्कार करके फेंक दी गई लड़कियों की खबर से वाकिफ़ थे, बलात्कृत लड़कियों की चीख, लेकिन उनकी कविताओं का विषय नहीं था। वो मॉब लिंचिंग से वाकिफ़ थे, घुटनों के बल सड़क के बीचों बीच पड़ा एक टोपी पहना लहूलुहान मुसलमान, लेकिन उनकी कविताओं का विषय नहीं था। वो राजधानी के उत्तर पूर्वी इलाके के रिक्शे पर बैठने से वाकिफ़ थे, रिक्शा खींचते सूज गए पैर पर पड़े छाले, लेकिन उनकी कविताओं का विषय नहीं था। वो नई बनती इमारत में काम करती दिहाड़ी मजदूरन से वाकिफ़ थे, ईंट ढोती दिहाड़ी मजदूरन के सर का जख्म, लेकिन उनकी कविताओं का विषय नहीं था। यों सब्रदार कविता ने इन मुखोटा कवियों पर कविता लिखी तो लानत लिखा एक रोज़। आप सबने इतनी मोहब्बत से मुझे सुना, इसके लिए
शुक्रिया। थोड़ा नीचे नीचे कर। कविता का शीर्षक है आगरे से आया राजू। गोरखपुर में फेमस दुकान है चाय की। गोरखपुर में फेमस दुकान है चाय की, मऊ से आकर बस गए गोरख राय की। वहीं बर्तन धोता आगरे से आया राजू। वहीं बर्तन धोता आगरे से आया राजू, बैठ गया जाकर एक दिन उसके बाजू। बर्तन धोता जाता था, बर्तन धोता जाता था, क्या खूब सुरीला गाता था। उम्र महज 12 की थी, उम्र महज 12 की थी, मगर खैनी वह खाता था। खैनी खाकर बोला, खैनी खाकर बोला, भैया 10 साल की उम्र रही, भैया 10 साल की उम्र रही, मर गई खांस खांस कर मैया, मर गई खांस खांस कर मैया। बापू के बदन पे फटी बनियान थी। हम 3 भाई बड़े थे, बहन मेरी नादान थी। बापू कैसे अब भूख मिटाता सबकी, बापू कैसे अब भूख मिटाता सबकी। गैया तो हम लोगों की बीक गई थी कब की। मामू कलकत्ता से घर मेरे आ टपका एक बार। उसने ही किया हम सबका बेड़ा पार। लग गए सब अपने खीते, भले बिखर गया अपना परिवार। बड़का रहता एक साहेब के घर, बड़का रहता एक साहेब के घर, चलकर अब बंगाल में। उससे छोटका काम करता असम के चाय बगान में। बहन की हो गई शादी, बहन की हो गई शादी, जीजा का चलता है ट्रक। देख रहे हैं भैया हम लोगों का लक। बापू की उम्र 46 साल, बापू की उम्र 46 साल, पक गए हैं उसके सारे बाल। टूट गए हैं दांत सब, पिचके उसके गाल। आगरे में स्टेशन पे रिक्शा चलाता है, आगरे में स्टेशन पे रिक्शा चलाता है। बाबूजी वह भी अच्छा कमाता है। मेरा तो देख ही रहे हाल, मेरा तो देख ही रहे हाल। राय ससुर आदमी है या बवाल। बाबूजी इधर आइए, बाबूजी इधर आइए। कान में बोला, बाबूजी इसके ठीक नहीं है चाल। रात में मुझे भी जबरन पिलाता है, मुर्गा अपने हाथ से खिलाता है। बाबूजी लेकिन अपनी खटिया पर ही मुझे भी सारी रात सुलाता है। अगली कविता का शीर्षक है जैसे यह जीवन। हींग हल्दी जीरा लहसुन, हींग हल्दी जीरा लहसुन, कभी ड्यूटी कभी दुकान पर चून। ड्यूटी है करोल बाग में, ड्यूटी है करोल बाग में, डेरा यमुना पार। मालिक देखता हमें बैठकर, मालिक देखता हमें बैठकर, सीसीटीवी में 9 से 4। आती पगार 30-31 को, आती पगार 30-31 को, उड़ जाती लगते 20 को। किराया बिजली पानी राशन, किराया बिजली राशन पानी, भैया को लगता बबुआ काट रहा है दिल्ली में चानी। भैया को लगता बबुआ काट रहा है दिल्ली में चानी। जैसे तैसे कटते महीने के अंतिम 10 दिन, जैसे तैसे कटते महीने के अंतिम 10 दिन। काम आ जाते बच्चों के गुलक जिसमें रखते चिल्लरगीन। घरनी के हैं छोटे छोटे अरमान, घरनी के हैं छोटे छोटे अरमान। गुस्सा जाती है देख झोला भर सामान, गुस्सा जाती है देख झोला भर सामान। पगार मिलने के दिन,
पगार मिलने के दिन जब थोड़ा पी लेता हूँ, पगार मिलने के दिन जब थोड़ा पी लेता हूँ, जरा सा जी लेता हूँ, सो जाती है पगली चादर तान, उसके छोटे छोटे अरमान। यार यार यह जीवन जैसे जंग हो, बताना भाई अगर कोई सुविधाजनक ढंग हो। अगली कविता का शीर्षक है खेत में इतवारू। खेत में मिल गए आज इतवारू, खेत में मिल गए आज इतवारू, दोनों मर्द और मेहरारू। हाड़ तोड़कर मेहनत करते, कहते कैसा अंधा कुआं है यह पेट। जो भी उपजाते चढ़ जाता सब इसके ही भेंट। खाद बीज पानी के प्रबंध में खाली रहती इनकी चेट। फसल उपजती तो घट जाती उसकी रेट, फसल उपजती तो घट जाती उसकी रेट। बोले भैया मीठा मीठा बोल के हर गवर्नमेंट करती हम लोगों का ही आखेट। खाकर सुरती दिखा रहे इतवारू खेत में फुर्ती। सूरज दादा ऊपर से फेंक रहे हैं आग, जल रहे हैं इतवारू के भाग। हुई न सावन भादो बरसा, बूंद बूंद को खेत है तरसा। इतवारू के सिर पर चढ़ा है कर्जा, इतवारू के सिर पर चढ़ा है कर्जा। बिन कॉपी किताब ट्यूशन के हो रहा बबुआ की पढ़ाई का हर्जा। हो गई है बिटिया भी सियानी, उसके घर वर को लेकर चिंतित रहते दोनों प्राणी। थोड़ी इधर उधर की करके बात, मेड़ पर आ सीधी कर अपनी गात। गम में डूब लगे बताने इतवारू, रहती बीमार उनकी मेहरारू। बोले भैया सपनों में भी अब सुख नहीं है, जीवन किसान का रस भरा ऊख नहीं है। अच्छा छोड़ो इतवारू, क्या पीते हो अभी दारू। मुस्काकर बोले भैया यह ससुरी सरकार है बहुत बेकार। जब से बिहार में बंद है दारू, तब से गर्दन पे चढ़ने को थाना पुलिस उतारू। साहेब सब पीते हैं, पैसे वाले भी पीते हैं। हम लोग भी थोड़ा मोड़ा जब तक ले लेते हैं, पर शराब माफिया भैया खून चूस लेते हैं। ले ली मैंने भी जरा चुटकी इतवारू से, बोला सुना के उनकी मेहरारू से। लाओ बना ले खेत में ही दो पेग इतवारू, लाया हूँ मिलिट्री से बढ़िया दारू। हंस रहे हैं बेचारे इतवारू, आंख तरेर देख रही हम दोनों को उनकी मेहरारू। अगली कविता है रामचंद्र उरांव। शीर्षक है रामचंद्र उरांव। बहुत दिनों बाद गए जब अपने गांव, धूप से हार कर बैठे पीपल की छांव। वहीं मिल गए मुझे बकरी चराते रामचंद्र उरांव। दुआ सलाम के बाद शुरू हो गई अपनी बात। बोले अच्छा किए भैया आ गए, हो गई मुलाकात। अब तो हुए हम पके आम, जाएंगे टपक जल्दी ही किसी दिन या रात। रामचंद्र भी गजब इंसान है, लगे कहने भैया हमको नहीं पता हम कौन कुल खानदान है। ये सब वो लोग जानते हैं जो खावत मांग के दान है।
इस सब मामला में हम तो भैया बहुत नादान हैं। इस सब मामला में भैया हम तो बहुत नादान हैं। बोले भैया अपने गांव में दुबे जी का लड़का है प्रधान। बोले भैया अपने गांव में दुबे जी का लड़का है प्रधान। मनरेगा में काम के बदले मांगत है दक्षिणा दान। बुलेट पर उड़त फिरत है मुर्गा दारू में डुबल रहत है। धारे खादी के कुर्ता गजबे उसके शान। हम नहीं चढ़ा पाए चढ़ावा ससुर प्रधान के। खा गया पैसा हमारा पखाना और मकान के। भैया हम कहाँ से उसको कुछ देते। बोलो कर्जा किससे हम ले लेते। हमरे ऊपर 4 महीने की उधारी दुकान पर चुन के हम तो खावत हैं रोटी अपना पसीना और खून के। वृद्धा पेंशन भी हमारा नहीं आता है। कैसे जिए हम हमें नहीं बुझाता है। काहे भैया हर आदमी कमजोरी को सताता है। रोने लगे रामचंद्र उरांव। यह देख शर्माने लगी पीपल की छांव। अच्छा छोड़ो काका कहो तुम काकी का हाल। बोले भैया बुढ़िया अलग बवाल। साल भर से पायल रटत है। समझाए बहुत मगर पास में नहीं सटत है। उसको लगता है बूढ़ा बहुत कमाता है। सब बहराइच वाली पतरकी को दे आता है। और अंतिम कविता, जिंदगी अपनी थोड़ी कड़क है। नहीं जानते कौन बाप कौन माई है। मुझे क्या पता मेरी जिंदगी कहाँ से आई है। बाबूजी शहर के बाहर गंदे नाले से आगे जो बस्ती झुगी है वहीं तो रहती मेरी नानी डुगडुगी है। कहते हैं लोग वहीं मुझे भगवान जी से मांग कर लाई है। बाबूजी वो बुढ़िया भी बहुत कसाई है। पर करिएगा क्या उस पर भी मुझे आती दया। बाबूजी लगता है मुझे वह भी जमाने की सताई है। उसने भी न जाने किस किस से मार खाई है। छोड़िए खैर अब उसकी बात। दिन भीख मांगते मेरी फुटपाथ पर कटती है रात। कभी कभी तो एक ही चद्दर में हम लौंडे होते हैं साथ। हंसकर कहा बाबूजी है ना अनोखी बात। जिंदगी अपनी थोड़ी कड़क है पर मत समझिए बस यही सड़क है। जीने रहने को और भी कई पतली गली है। बाबूजी यह दुनिया भी बहुत भली है। क्या जाड़ा क्या गर्मी क्या बरसात हम तो ठहरे बाबूजी मांगने वाली जात। हमें नहीं कोई शिकवा किसी से। जितना मिले पेट भरते उसी से। बाबूजी कहाँ देता है कोई काम। गिरे सब जिनके बड़े हैं नाम। खुशबू से महकते हैं जिनके चाम। मुंह सूंघना उनका आप किसी शाम। बाबूजी अच्छा लगा आपने कर ली इज्जत से थोड़ी बात। वरना तो अपन खाते ही रहते हैं लात। किस्सा बहुत है कभी फुर्सत से करते हैं मुलाकात।
बात कहने का मन हो रहा है कि मुरली बाबू इस स्थिति में मिलने आए। मुझे स्वयं उनसे मिलने के लिए कल जाना था और मन बड़ा भरा हुआ है। रेखा जी के मेरे साथ खतरा यह है कि मुझे बहुत सी कविताएँ याद रहती हैं, लेकिन मेरी अपनी लिखी 100 कविताएँ याद होंगी मुझको, तो उसमें मेरे चुनाव का प्रश्न थोड़ा पैदा हो जाता है कि क्या सुना है क्या नहीं। लेकिन मैं 2-4 कविताएं उससे और एक संकलन से एक कविता सुना दूंगा। एक कविता है, इसमें डायलेक्ट हमारे यहाँ आता है अवधी बुंदेली का, तो मुझे लगता है मैं एक आधी बार कह दूँ। जैसे गौनहर यानी गाने में प्रवीण। पूरे 12 गांव में आजी जैसी गौनहर नहीं थी। माँ का भी नाम 1-2 गांव तक था। बड़ी बूढ़ियां कहती थीं कि मछली को ही अपना गला सौंप कर गई हैं आजी। पर एक फर्क था माँ और आजी के बीच। आजी के जो गीतों में था वो उनके जीवन में भी था, माँ के जो गीतों में था वो उनके जीवन से छटक रहा था। फिर भी एक अद्भुत मोह बना रहा उन सबके लिए। जात नहीं, जतसर जात पिछले समय जो गाते हैं, जात नहीं रह गए थे पर जतसर में तुरंत पिसे गेहूं की महक बाकी थी। एक भी रंगरेज नहीं बचा था पर केसर रंग धोती रंगाओ मोरे राजा का आग्रह बना रहा। कुएं कूड़ेदानों में तब्दील हो गए थे पर कोई भी सोहर बिना रेशम की डोरी और सोने के घैला के पूरा नहीं हुआ। बीता बीता जमीन बच चुकी थी। भाइयों भाइयों के रिश्तों में खटास आ गई थी। फिर भी अपनी झुलनी के लिए जेठ से जमीन बेच देने की टेक नहीं गई। मां के गीतों को सुनकर अक्सर ये लगता था जैसे कोई तेजी से सरकती गीली रस्सी को भीगे हाथों से पकड़ने की कोशिश कर रहा है। एक कविता, साधु जब मठ बदलता है तो तुमड़ी तोड़ देता है, नई तुमड़ी बनाता है। यूं ही भटकना था नगर नगर, यूं ही भटकना था नगर नगर, तोड़ना था तुमड़ी और बदलना था मठ। यूं ही भटकना था नगर नगर, तोड़ना था तुमड़ी, बदलना था मठ। मां की हरदम ये शिकायत रही कि भेजती है ऊदपुर और मैं पहुंच जाता हूं महमूदपुर। मां की हमेशा ये शिकायत रही कि भेजती है ऊदपुर और मैं पहुंच जाता हूं महमूदपुर। पिता ने व्यावसायिक प्रशासन पढ़ने बंबई भेजा और एक कवि होकर लौट आया मैं। जिंदगी एक हाथ में हरा चारा और दूसरे में रस्सी छुपाए बुलाती ही रह गई। जिंदगी एक हाथ में हरा चारा और दूसरे में रस्सी छुपाए बुलाती ही रह गई। इन पठारी मैदानों में अन्ना फिरा हूं मैं। इन पठारी मैदानों में अन्ना फिरा हूं मैं। मेरी सपनों की अपनी आंखें थीं और मेरे दूरियों के अपने पैर। एक हत्यारे ने पूछा का हाल चाल बा। एक हत्यारे ने पूछा का हाल चाल बा। एक ठग ने कहा कि भैया बहुत दिन मत खाने। एक हारे प्रधान ने कहा कि तोहरे घरे के वोट अब की नहीं मिला। मैंने सोचा मान और त्रिलोचन ही नहीं, अवधि में इनका भी कारोबार चलता है।
एक कविता है, दो कविताएं, तीन छोटी छोटी कविताएं बस। एक कविता है भरथरी गायक। जाने कहां कहां से भटकते भटकते आ जाते हैं ये भरथरी गायक, कांधे पे आधारी और हाथ में चिकारा थामे। चैत में आते हैं, बंद हो गए, कम हो गए। कांधे पे आधारी, हाथ में चिकारा थामे, ये हमारे अच्छे दिनों की तरह देर तक टिकते नहीं, पर जितनी देर भी रुकते हैं झांक जाते हैं आत्मा की गहराइयों तक। घुमंतु फिरंतु ये जब तेरते हैं चिकारे पर रानी पिंगला का दुख, तो सब काम छोड़ भीतियों की ओट से चिपक जाती हैं स्त्रियां। ये वही समय होता है जब आप सुन सकते हैं समूची सृष्टि का विलाप। छोटी दो कविताएं हैं, बस एक संकलन से है और एक वो याद नहीं है जो इधर संकलन की है। अरे भाई ये तो व्यवधान पैदा कर रहा है। पता होना चाहिए शीर्षक। कविता को अपनी यात्रा करनी चाहिए, वह कहीं भी हो, संस्थानों, प्रतिष्ठानों, आलोचकों, संपादकों के बस्ते में। उसे निकलना चाहिए, उसे पता होना चाहिए, उसे कहाँ जाना है, कहाँ खटना है, कहाँ सुस्ताना है, कहाँ मनसायन करना है, कहाँ गाना है। अगर वह अपना रास्ता भटक जाए तो उसे सरापना चाहिए अपने कवि को। अगर वो अपना रास्ता भटक जाए तो उसे सरापना चाहिए अपने कवि को कि वह भी ऐसे ही भटके, अपनी जमीन पर कभी न लौट पाए। तो उसे सरापना चाहिए अपने कवि को कि वह भी ऐसे ही भटके, अपनी जमीन पर कभी न लौट पाए। इस अनंत धरती पर कितनी यात्राएं ठहरी पड़ी, इस अनंत धरती पर कितनी यात्राएं ठहरी पड़ी हैं। कविता को फिर शुरू करना चाहिए उन्हें। इस यात्रा में शामिल हों पेड़, नदी, पहाड़, जागते ऊँघते लोग। एक नदी तो हमेशा उसे साथ रखनी होगी, एक नदी तो हमेशा उसे अपने साथ रखनी होगी। कहावत है कि थके के लिए नदी से बड़ा संगी नहीं, और हारे के लिए कविता से बड़ा संगाती। ठीक कहता है। यही सब होता है, ये सब काम मुझे पसंद नहीं है, व्यवधान पैदा करता है, लेकिन है। आज पहली बार इसका उपयोग कर रहा हूँ। एक कविता है, बस दो छोटी कविताएं हैं। हम कवित्व कर रहे हैं, शीर्षक है जेठ गया आषाढ़ गया। जेठ गया आषाढ़ गया, सावन गया गया भादों, इन्हीं की राह पकड़ चला गया कुवार। इन्हीं की राह पकड़ चला गया कुवार, और इन्हीं के पांत लगे न सुकरे यार। इन्हीं की पांत लगे न सुकरे यार, सरपत की धार से कातिक गया रेत। सरपत की धार से कातिक गया रेत, इन दिनों मन जैसे कोई ढेला खेत। सरपत की धार से कातिक गया रेत, इन दिनों मन जैसे कोई ढेला खेत। जो कहीं नहीं गए याद करते हैं, मेड़ डांड खटते हैं, और हम कवित्व करते हैं। एक आखिरी कविता, शीर्षक कविता है नदी का मरसिया तो पानी ही गाएगा। और 4 लाइन की कविता शायद अशोक जी ने नहीं सुनी होगी, तो वो सुना के बस, टाइम ज्यादा नहीं ले रहा हूँ, घड़ी देख रहा हूँ अपनी। आज फिर महसूस हो रहा है कठुआ के पुल पर नंगे पांव का स्पर्श।
छिले बदन सरपत के जंगलों से खरगोश पकड़ता एक बच्चा कितना सयाना हो गया है, यह सरपतों से नहीं छिलवाना चाहता अपना बदन, सिर्फ अनुभूतियों को सहला रहा है। मनिहारपुर के घाट के पत्थरों पर उन औरतों की बिवाई फटी एड़ियों के घिसने के निशान खोज रहा है, जिनसे हाथ छुड़ाकर वह अक्सर दहान में उतर जाता था। उसके बचपन की नदी सई काली पड़ चुकी है। लंगड़ाती, कलजती, दम तोड़ती सई का दर्द इन बेल्हा माई की मंदिर की घंटियों में है, न बेल्हा माई की मंदिर की घंटियों में है, न साईं की कुटी से उठती चिलम की लपट में वो दिखता है उसका चेहरा। चतुर कवि तो कविता में गाल बजाएगा, नदी का मरसिया तो पानी ही गाएगा। एक कविता बस वो दूसरे संकलन से 4 लाइन की है। किसी बेईमान की आंखों में ना खटकूं तो काहे का मैं, किसी बेईमान की आंखों में ना खटकूं तो काहे का मैं, और गाढ़े में मित्रों को याद ना आऊं तो काहे का मैं। कोई मुझे मोहब्बत से देखे और मैं उसके सीधे सीने में ना उतर जाऊं तो काहे का मैं। और अगर यह सब तुम्हें सिर्फ कविता में सुनाने के लिए सुनाऊं तो फिर काहे का। पहली कविता है सर्दियां। कऊ अलाव को कहते हैं। एक हुक्का रखा है कऊ पर, एक हुक्का रखा है कऊ पर, दोनों तरफ टाट बिछा हुआ है, लेकिन ठंडा पड़ा है बराबर होकर आग के भी। एक हुक्का रखा है कऊ पर, दोनों तरफ टाट बिछा हुआ है, लेकिन ठंडा पड़ा है बराबर होकर आग के भी। हुक्के और कऊ की आग रह रहकर चमकती है, भीतर चूल्हे की आग भी बीच बीच में हाथ बटाती है। अगली कविता है नया कमरा। मन चाहा मिल गया है, जिसे महीनों से ढूंढ रहा था। दिल का बहुत सादा है यह, खुला रखता है दरीचा हमेशा। मेरी बाट जोता हुआ, लंबी चौड़ी बाहें हैं इसकी, बड़ा है दिल का दरवाजा, मगर यह तंग गलियों से होकर जाता है। कितनी शीतलता है इसके आगोश में, कोई पूछे अगर मुझसे मैं नहीं बता पाऊंगा, मेरे गले लगकर महसूस किया जा सकता है। लेकिन यह फरिश्ता नहीं है, इसमें भी कुछ कमियां हैं, जैसे होती है हर एक इंसान में। खटकती है जो मुझे रात बेरात कभी कभी, जो भी मुझसे मिलने आएगा उसे देखकर यह मुस्कुराएगा, पानी पिलाएगा, खाने की भी पूछेगा। सिगरेट से कोई हुज्र नहीं इसे, शराब भी पी जा सकती है, इसे बुरा नहीं लगेगा। कोई मेरे साथ दिन भर बैठ सकता है, मगर रात नहीं गुजार सकता, नहीं तो ये सोने नहीं देगा। मेरी पहली प्रेमिका की तरह है ये बिल्कुल, जिसको मेरे अलावा कोई बर्दाश्त नहीं था। फिलहाल इसके दिल में ही है मेरा घर, यह मेरा नया कमरा है, जिसे इस शहर में इसी महीने लिया है किराए पर। अगली कविता है याद। सौंफ कट चुकी है, मगर उसकी खुशबू नहीं। सौंफ कट चुकी है, मगर उसकी खुशबू नहीं। डंठलों में भी उतनी ही खुशबू है, जो अभी कुछ दिन और रहेगी हवाओं में। तुम्हारे चले जाने पर भी तुम्हारी याद की ही तरह यह तपेगी, जलेगी, ढह पड़ेगी।
अगली कविता है, इसका शीर्षक है जेब कतरा। मैं उसे पहचान नहीं पाया, मैं उसे पहचान नहीं पाया, मुझे पैसों कागजातों का गम नहीं। मैं तो उससे यह पूछना चाहता हूँ, किस कमजोर पल का इंतजार करता है वह, शातिर प्रेमियों की तरह, जो खुद को चालाक समझने वाला कवि मात खा गया आज एक ऐसे आदमी से, जिसने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है, आहिस्ता से जेब से पर्स पार किया है। इस तरह तो तेरे नीम कश भी जिगर के पार नहीं होता। मैं उसके हाथ चूमना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ, पेशों की शराब पी लेना चाहे, आधार जनाधार कूड़े में फेंक देना। अगर मन करे तो पर्स रख सकते हो, लेकिन पर्स में रखी प्रेम कविता को मत फेंकना। उसे अपनी प्रेमिका को सुनाना और बताना, यह मैंने लिखी है तुम्हारे प्यार में। जिस दिन जेब नहीं काट पाया था और उदास था, उस दिन यह कविता और कागज ही मेरे पास था। अगली कविता है हुक्का। हर कोई हुक्का नहीं भर सकता, हर कोई हुक्का पी भी नहीं सकता। बड़ी मेहनत लगती है इसमें, यह मैं जान पाया हूँ आज, जब पहली बार हुक्का भरा। माँ ने कहा, हुक्का भरना एक कला है। माँ बीड़ी पीती है, कभी कभी सुल्फी, कई बार सुल्फी नहीं होने पर आग के पत्तों में तंबाकू भरकर भी और तो संग पी है उसने। मुझे आज हुक्का भरते देखकर माँ की आंखें चमक रही थी। वह अपने दादा पिता के लिए बचपन में हुक्का भरती थी, पति के लिए भी भरा था, मगर चंद रोज। मैंने माँ से हुक्का पीने के लिए कहा। मैं जानता था वह पीना चाहती थी। मेरे जोर देने पर उसने कश खींचा भी, लेकिन उसने यह भी कहा, हुक्का आदमी पीते हैं, औरतें नहीं। मैं धुएं के छल्लों के बीच से देख रहा हूँ, मेरे देखते देखते वह खो गई है कहीं दूर स्मृतियों के घने जंगल में। मैं यह भी देख रहा हूँ, उसकी आंखों की चमक दोगुनी हो गई है, पानी तिर आया है उनके कोरों पर। अगली कविता है, इसका शीर्षक है पुकार। प्रेम की उम्र लंबी होती है, ऐसा मैंने सुना था। मैं भी तुम्हारे प्रेम में थी, इसी प्रेम वश तुमसे मिलने आई। तुम्हारे फूट चुके सर पे दुपट्टा बांधा मैंने, जो तुमने मुझे ओढ़ाया था कुछ ही देर पहले बहुत चाव से। कितना अच्छा होता एक लाठी मेरे से भी आ जाती, मैं उसे फूल समझती। कैसे मैंने तुम्हें अपने सीने से हटाया, कैसे तुम्हें अपने बदन से दूर किया, कैसे तुम्हें मैंने नए वस्त्र पहनाए जो तुम मिलने के लिए पहन कर आए थे। फिर कैसे अपने आप को संभाल पाई और जोर से चिल्लाई। तुम्हें बचाने के लिए भी पुकारा मैंने, उसी निष्ठुर दुनिया को जिस दुनिया से डरकर एक दिन तुम्हारे पास चली आई थी। अगली कविता है, अगर तुम आओ। सहजन की फलियां लेते आना अगर तुम आओ, फूलों की सब्जी से मेरा जी भर गया है। कस्बे की हाट में मिलती है गंदे नाले की भाजी, तुम मोरेल से लाना बिल्कुल ताजी। मोरेल नदी का नाम है जो जयपुर सवाई माधोपुर के इलाके में बहती है। सहजन की फलियां लेते आना अगर तुम आओ, फूलों की सब्जी से मेरा जी भर गया है। कस्बे की हाट में मिलती है गंदे नाले की भाजी, तुम मोरेल से लाना बिल्कुल ताजी। कानों में छेद न करना पड़े जिनके लिए, नाक में भी चुभे नहीं, ऐसी बालियां लेकर आना तुम अगर गणगौर के मेले जाओ। कितने कम रहते हो तुम मेरे पास, नहीं तो मंगाती ही रहूं कुछ न कुछ रोज मैं तुमसे। पीली लुगड़ी जरूर ले आना इस बार, जिसमें अच्छे कसीदे हो। आका तीज पर भाई का ब्याह है, मेरी सहेलियां तुमको उल्हाना देगी। क्यों नहीं तुम लुगड़ी के फूल हो जाते, मैं तुमको ही माथे पर ओढ़ लेती। इन दिनों रोज दिन रात में इसी चिंता में घुली रहती हूँ, जब तुम परदेश चले जाओगे तब मेरे लिए माधोपुर से अमरूद कौन लाएगा।
आखिरी कविता है बहन। 1 घंटे में लहसुन छीलती है, फिर भी छिलके रह जाते हैं। 2 घंटे में बर्तन मांजती है, फिर भी गंदे रह जाते हैं। 3 घंटे में रोटी बनाती है, फिर भी जली कच्ची पक्की। कुएं से पानी लाती है, मटकी फोड़ आती है। जब भी ससुराल आती है, हर बार दूसरी ढाणी का रास्ता पकड़ लेती है। औरतें छेड़ती है तो चुप हो जाती है, ठसक से नहीं रहती, बेमतलब हंसने लगती है। खाने पीने की कोई कमी नहीं, फिर भी रोती रहती है। काई लखन कोनी थारी भेड़ में, यह सब बहन की सास ने कहा मुझसे, चांदी के कड़ूलियों पर हाथ फेरते हुए जब पिछली बार बहन से मिलने गया। मैंने घर आकर माँ से कहा, बहन पागल हो गई है, सास ने उसको जिंदा ही मार दिया है, कुएं में पटक दिया तुमने उसे। माँ ने कहा, लुगड़ी के पल्ले से आंखें पोंछते हुए, तू यह बात कोई और शू मत कह दीजो, हमारी बेटी खूब मौज में है, हमारी बेटी खूब मौज में। शुक्रिया। हम जैसे बूढ़े लोग बहुत कम चकित होते हैं। मैं बड़ा चकित हूँ कि यद्यपि हमने किसी क्रम से नहीं सोचा था, पर 5 कवियों में कुछ ना कुछ आपको ऐसा नजर आया होगा जो हम नगर वाले कवियों के पास नहीं है, कभी नहीं रहा, आज भी नहीं। और ये बिल्कुल एक अलग सच्चाई हमारे सामने भाषा में प्रकट होती है। अपनी अनेक प्रत्याशित, अलक्षित बिंबों के साथ, संबंधों के साथ, इतने चरित्र एक के बाद एक धीरे धीरे आए और चले गए। 5 लोग अलग अलग जगहों में रहते हैं, लेकिन वहाँ से जो लाए हैं और उसका जो प्रभाव उन पर है, वो हम जिस कविता को अक्सर सुनने के आदी हैं और जो अब थोड़ी थोड़ी ऊब भी उससे होने लगी है, उसमें एक ताजगी है। कोई बहुत सारे नए शब्द सुनने को मिले जो धीरे धीरे अब शायद कविता प्रवेश कर रहे हैं। हो सकता है उनमें से कई शब्द ऐसे हों जिनका हिंदी कविता प्रवेशीन कविताओं के माध्यम से हुआ हो और उनका पहले कविता में किसी ने इस्तेमाल ही ना किया हो। तो बहुत बहुत आभार और अपार संयम के लिए, क्योंकि आप में ये कार्यक्रम जितना 75 मिनट, 5 लोग थे तो 15-15 मिनट लेते तो 75 मिनट होते, तो 75 मिनट का मतलब होता कि आप में से कुछ लोगों ने छोटी छोटी कविताएं पढ़ के शायद समय बचा दिया, इसके लिए बहुत आभार। और जो एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि जिसका हमको, मुझे शब्द पता नहीं हिंदी में उसको क्या कहेंगे, उत्सव मनाना चाहिए कि कविता की कितनी अलग अलग आवाजें हैं, और वो आवाजें जो आज की शाम जैसे एक दूसरे से बोल रही। इनमें से मैंने जैसे आपसे पहले कहा था, इनमें से किसी से मैं पहली बार नहीं मिला। ऐसा बहुत कम हुआ है कि ऐसा आयोजन किया हो हमने जिसमें मैं लोगों से कम 2-4 लोगों से तो मिला ही होता हूँ। इस बार पहली बार था, तो मेरे मन में एक हल्की सी आशंका थी कि खुदा जाने क्या हो। लेकिन मैं बहुत कृतज्ञ हूँ इन कवि मित्रों का कि इन्होंने एक बेहद सघन और तत्पर और उत्सुक शाम हमारे लिए मुनाक्कद कर दी, ऐसे कहते हैं ना। बहुत बहुत आभार। आप सबका भी बहुत आभार। धीरे धीरे थोड़े लोग तो आ ही गए, और जो नहीं आए उन ससुरों को बताइएगा कि उनके ना आने से उन्होंने क्या खोया।